सभी हमारे प्यारे विद्यार्थियों को। आज हम लोग कल जो क्लास थी हमारी पार्ट फर्स्ट थी, उससे अगले पार्ट पर हम लोग लेके चलेंगे। वहाँ पर हमने क्या क्या पढ़ा उसमें वापस दे लेते हैं। जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, इसकी भी हमने चर्चा की थी कल हमने। शुद्ध राष्ट्रीय, अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय आय की चर्चा करेंगे आज हम लोग, क्योंकि पहले कल हम लोग पुरानी जो क्लास है उसमें पूरे टेक्निकल वर्ड पढ़ चुके थे। आज हमारा जो उद्देश्य है राष्ट्रीय आय क्या होती है उस पर चर्चा करना, और उससे जुड़े हुए कई बिंदुओं पर हम लोग आज चर्चा करें। तो टॉपिक के साथ साथ हम बिंदुओं को चर्चा करते रहेंगे, और जहां भी आपको लगे उन चीज़ों पर आप कमेंट करते चलना, हम उनका वहां पर भी एक्सप्लेन करते चलेंगे। तो कमेंट करते चलोगे तो मैं एक्सप्लेन करता चलूंगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करें। हाँ, तो पहला देखिए, हमने पहली क्लास जिसको पहली बार हम लोग जुड़ रहे हैं, तो पहले ही फर्स्ट पार्ट को आप देखिए, उसके बाद सेकंड पार्ट पर हम लोग आएंगे, सेकंड पार्ट पर हम लोग बात करेंगे। तो ध्यान देना, इस वर्ष हमने क्या किया है, 13 सूचकांक, कल हमने चर्चा की थी कि 13 सूचकांक की चर्चा करेंगे, 11 अध्याय, यानी हमारी आर्थिक समीक्षा का 11 अध्याय और 13 सूचकांकों की हम लोग विस्तृत और व्यापक अध्ययन करेंगे, ये ध्यान रखें। और ऐसी चीजों को हम लोग टच करेंगे, प्रत्येक एग्जाम में सवाल वहां से पूछे जाते हैं, और उनके शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उनकी वैल्यू क्या होती है, उस पर संपूर्ण चर्चा करेंगे। और हम ऐसा करना चाहते हैं, लोगों से हटकर कार्य करना चाहते हैं, कि हमारी आदत है जब तक ऐसा काम नहीं किया जाए जिसमें हद पार न हो, तो काम ही किस काम का है जिसमें हद पार नहीं होगी। तो देखें, पहला हमारा सूचकांक, यानी पहला हमारा आर्थिक मूल्य का जो इंडेक्स है उसमें कौन से तत्वों को हमने शामिल किया गया है। तो पहला हमारा है सकल घरेलू उत्पाद, यानी आर्थिक जो हमारे जो ट्रेंडिशी है, यानी वृद्ध आर्थिक परिदृश्य में 13 सूचकांकों का प्रयोग। आप देख लें, पहला सवाल यहां से बनता है, हमारे आर्थिक परिदृश्य में राजस्थान में कितने मूल्य सूचकांकों का प्रयोग किया गया है, यानी इंडेक्स का प्रयोग किया गया है, 13 इंडेक्सों का प्रयोग किया है। अब सूचकांक होते क्या है उसकी भी मैं चर्चा करूंगा। व्हाट मीन सूचकांक, व्हाट मीन इंडेक्स, किस तरह के इंडेक्स होते हैं, किस में काम लिए जाते हैं, उसकी हम लोग संपूर्ण चर्चा करेंगे आज हम। तो पहला हमारा जो इंडेक्स है, पहला जो सूचकांक है हमारा आर्थिक मूल्य का, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, पहला है सकल राज्य घरेलू उत्पाद, GSD, इसकी हम लोग पहले चर्चा कर चुके थे। GSDP क्या है, ग्रोस राज्य, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, राज्य की सीमाओं के अंतर्गत एक ही वर्ष में, यानी जो भी वर्ष हम लोग तय कर रहे हैं उस वर्ष में, एक ही राज्य की सीमाओं के अंतर्गत एक ही वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं से जो कुल आय प्राप्त होती है, यानी एग्रीगेट वैल्यू, यहाँ पर कुल, सकल का मतलब है एग्रीगेट वैल्यू है, तो एग्रीगेट वैल्यू प्राप्त हो रही है, वो भी ग्रॉस रूप में प्राप्त हो रही है, सकल प्राप्त हो रही है, तो वो क्या कहलाए हमारी, के लिए आपको पुराना पार्ट फर्स्ट पढ़ना पड़ेगा, उसे हम कहते हैं GST कहते हैं। तो देखिए, GSDP 2017-18 में, और यहाँ पर हमने चर्चा की है प्रचलित मूल्य और आधार वर्ष मूल्य। तो यहाँ पर दो डेटा है हमारे पास, स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य। तो पहला प्रश्न यहाँ से बनता है, फर्स्ट प्रश्न आज का प्रश्न यहाँ है कि हमारी जीडीपी में, जीडीपी के आकलन में राजस्थान में कौन सा आधार वर्ष को माना गया है। तो आदर्श वर्ष है 2011-12 को आदर्श वर्ष माना गया है। तो आधार जो वर्ष है ये कई बार 5 सालों के अंतराल के बाद बनाए जाते हैं, कई बार ये, कई देखना आप 10 से 11 वर्षों में बनाए जाते हैं। तो आधार वर्ष 11-12 की तुलना में, और दूसरा है प्रचलित मूल्य, प्रचलित जो चल रहा है। और ट्रेंडिंग में क्या होता है, ट्रेंडिंग मूल्य में ध्यान देना, ट्रेंडिंग मूल्य में महंगाई की जो महंगाई को भी इसमें जोड़ा जाता है, और बहुत सारे जो कारक हैं उनको भी इसके अंतर्गत जोड़ा जाता है, जिससे हमारी जीडीपी की वैल्यू ज्यादा दिखाई देती है। ध्यान देना, यदि हमारी जीडीपी स्थिर मूल्य पर और प्रचलित मूल्य पर यदि बराबर है, यदि आदर्श है, तो इसका मतलब एक ही उस पर गणना की गई है, ठीक है, उसी पर गणना की गई है। सर नेट 100 MBPA ही बचा है, ओके भैया साधना, कोई बात नहीं, मैं फास्ट कर लूंगा, चलिए ठीक है। अब भैया वो तो कोई बात नहीं, बचा है तो नेक्स्ट। तो पहले आधार 2017 में हमारे यहाँ की जीडीपी थी, ये करोड़ रुपए में, ध्यान रखना। कई बार एग्जामिनर क्या करता है, मूल्य वही दे देता है लेकिन उसकी इकाई बदल देता है। तो हम लोग बिंदु पर आते हैं, 2020-21 में आधार वर्ष में जीडीपी देखिए, ये वाली जीडीपी है, यहाँ पर हम लोग इससे बात करें मिलियन में,
660 मिलियन, यानी मिलियन से स्टार्ट करेंगे और ये 1000 है, तो ये मिलियन में 660 118, ये करोड़ वर्षों में हमारी क्या है, मूल्य है आधार वर्ष में। और भारत 21-22 में ये बढ़कर कितनी हो गई, 733,017 मिलियन, करोड़ में ये वैल्यू हो चुकी है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो क्या कह सकते हैं, 7,33,017 करोड़ रुपये है। तो हमारी जो कितनी हुई, अब आप याद कर लीजिए, 7 करोड़ के लीजिए, 7,33,00,000, 7 करोड़, सॉरी दोबारा लिखे, गलती कर दी लिखने में, 7 करोड़ नहीं कर दी है, 7,33,000 करोड़ हमारी जीडीपी है। और वो भी किसमें, आधार वर्ष में। आधार वर्ष में 21-22 में, देखिए 22-23 नहीं है, 21-22 है, क्योंकि कई लोग, मैं देख रहा हूं कई लोग बजट, जो मुख्यमंत्री की जो बजट घोषणा है उसी की वो समीक्षा कर रहे हैं, जबकि उससे कोई सवाल नहीं आता है। सवाल आता है रिव्यू का, सवाल आता है, यहाँ से सवाल आता है। तो कितनी हो गई हमारी 2011-12 में, 21-22 में हमारी जो जीडीपी है वो 7,33,000 करोड़ जीडीपी है हमारी। तो याद रखना है, 7,33,000 सवाल पूछा जाएगा। अब प्रचलित मूल्यों पर बात करें तो प्रचलित मूल्यों में महंगाई जैसी कई चीजें हो रहती हैं, तो मूल्य क्या हो जाता है, उसका बढ़ जाता है। तो प्रचलित मूल्यों में हमारी जो जीडीपी है इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, इकाई, ढाई, सैकड़ा, 10,000, लाख, 10 लाख। अब हमारे क्या हो गए, 11 लाख हो गए, ये लीजिए 11,96,137 हमारे पास क्या होगी, जीडीपी। तो प्रचलित वर्षों में कितनी है, पिछली से यानी आधार वर्ष से 4 करोड़ ज्यादा है। तो ये पूछ सकता है आधार वर्ष में और प्रचलित वर्ष में हमारी जीडीपी का अंतराल कितना है, तो कितना अंतराल हो गया, 4 करोड़ का अंतराल है। तो यानी ये याद रखें, 7-11 4 का डेटा याद रखें। इसको हमने क्या किया, मैप के द्वारा पर यहाँ देखा गया है। तो देखिए इसमें सकल राज्य घरेलू वृद्धि, तो सकल ये स्थिर मूल्यों पर दिया गया है और ये है प्रचलित मूल्यों पर दिया गया है। तो स्थिर की बात करें 2011-12, तो पहला सवाल तो देखिए यहाँ पर कितना है, 62,000, ये रहा, इसके बाद ये रहा। तो धीरे धीरे हमारी जीडीपी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। लेकिन 20-21 में इसमें कमी देखी गई, और ये कितनी कमी देखी गई, -2.86 की कमी देखी गई है। तो सवाल होता है किस वर्ष हमारी जीडीपी में स्थिर मूल्यों में कितनी प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई, तो कितनी हो गई, 2.86। कौन से वर्ष में हुई थी, 20-21 में। सवाल आपसे यह पूछा जाएगा किस आधार वर्ष में, क्या कह सकते हैं किस वर्ष में आधार वर्ष के अनुसार हमारी जीडीपी में कमी देखी गई, जीएसडीपी में कमी देखी गई। तो किस में कमी देखी गई, 2020-21 इसमें कमी देखी गई। और फिर उसके बाद आधार वर्ष की तुलना के सापेक्ष 11.4% की ही वृद्धि देखी गई, 11.4% की वृद्धि गई 21-22। और ये अनुमानित है, अभी पूरा प्योर नहीं है, प्योर तो यहाँ पर है 20-21 प्योर है, ये अनुमानित संशोधित है। तो ध्यान देना कितनी वृद्धि देखिए अनुमानित कर रहे हैं हम लोग, 21-22 में 11% की देखने का हम लोग अनुमान कर रहे हैं, जबकि कमी कितनी हुई 2020-21 में 2.86 की कमी हुई। इसी प्रकार प्रचलित मूल्यों पर देखें तो प्रचलित मूल्यों पर जो कमी हुई थी वो हुई थी 1.43 की कमी हुई थी, और वृद्धि कितनी हुई थी 18.04% की वृद्धि हुई। अब आपके देखें फर्क पड़ समझ में आ गया, स्थिर मूल्य पर और प्रचलित मूल्यों पर कितना फर्क पड़ रहा है। स्थिर मूल्य पर ये 11% की वृद्धि शो कर रहा है, जबकि प्रचलित मूल्य की वृद्धि कितनी शो कर रहा है, 18.04। तो आपको याद रखना है किस वर्ष में हमारे जीडीपी में कमी देखी गई थी, आधार वर्ष की तुलना में, आधार वर्ष से तुलना करते हुए बात करेंगे, उसके सापेक्ष कितनी हुई, -2.86 की कमी देखी गई। और फिर उसमें कितनी कमी देखेगी, +1, ये माइनस में ऋणात्मक चले गई, और ये 1.43 प्लस में रही थी, 1% की लगभग वृद्धि रही। कब, प्रचलित मूल्यों के सापेक्ष यदि हम बात करें तो ये भी 21-22 का क्या है, तुलनात्मक। तो दोनों चीजें हमारे पास क्लियर होगी, प्रचलित मूल्य और आधार वर्ष के दोनों की हम लोग गणना करते हुए। तो पहला सवाल हो गया हमारी जीडीपी कितनी हुई, 7 लाख करोड़ रुपए हो गई, और प्रचलित मूल्य में कितनी होगी, 11 लाख करोड़ रुपए हो गई।
पहला चीजें क्लियर होगी। अब सेकंड फैक्टर देखते हैं। ये हम लोग जो बात कर रहे हैं आर्थिक परिदृश्य के संकेतों की बात कर रहे हैं, क्या होता है सूचकांक, मैं आगे जाके चर्चा करूंगा, आगे तक बने रहे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आगे जाके बताऊंगा। नेक्स्ट, सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर कितनी है। अब यहाँ पर वृद्धि दर की चर्चा की जा रही है, वहां पर क्या था, केवल कमी देख रहे थे, संख्या की वैल्यू। अब यहाँ पर सीधा सीधा परसेंटेज पर बात कर रहे हैं, तो देखिए 2000, अब सवाल सीधा आ गया, 2020-21 में कितनी प्रतिशत की कमी हुई, -2.86 की कमी हुई, और प्रचलित मूल्यों में कितनी कमी हुई, +1.43 की कमी हो गई। और यदि हम लोग भारत 21 और 22 की तुलना करें तो 21-22 में 11.04% की यहाँ पर क्या हो गई, वृद्धि हो गई, और जबकि प्रचलित मूल्यों पर कितना हो गया, 18.04% की हमारे क्या हो गई यहाँ पर वृद्धि देखी गई। तो दो चीजें हमारे पास क्लियर हो गई, प्रचलित मूल्यों पर कितनी वृद्धि है 21-22 में 11.04, और प्रचलित मूल्यों में कितनी है 18.04। सिंपल से, अब मैं देखिए आपको आंकड़ा समझा देता हूं। आज का पहला आंकड़ा समझाता हूं। पहले जीडीपी 7 लाख करोड़ थी, अब लाख करोड़ को हटा दीजिए, प्रचलित मूल्य और आधार वर्ष में 7 का अंतर है, 11 + 7 18 का अंतर है। आप इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए, वही आपकी जीडीपी का मूल्य हो जाएगा। पहला मैजिक आपके सामने, 7 करोड़, 4 जोड़ दिया इसमें, 4 हीरा, 7 इसमें जोड़ दिया, 4 जोड़ दिया, तो 11 करोड़ हमारी क्या हो गई, जीडीपी हो गई, 11 लाख करोड़ जीडीपी हो गई। और प्रचलित मूल्यों में 7 जोड़ दिया क्योंकि मूल्य ज्यादा होता है। क्यों 7? अब 7 मैं आपको बता रहा हूं क्यों जोड़ा गया है, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि हमारी जो महंगाई दर है वो 7%, तो हमारी महंगाई दर को भी इसमें जोड़ दिया, 7% जोड़ दिया, तो कितना हो गया, 18% होगी। तो हमारी कितनी वृद्धि हुई, 18% की वृद्धि हुई, और आधार वर्ष में कितनी हुई, 11% की वृद्धि हुई। जीडीपी कितनी है, 7 लाख करोड़ है, प्रचलित मूल्य में कितनी होगी, 11 करोड़ हो गई। ये लीजिए, दो डेटा आपको आराम से समझ में आ गया। ये हमने ग्राफ के द्वारा सहायता देखे, ये ग्राफ आप लोग देख सकते हैं। सकल घरेलू विद्युत दर देखिए, इसमें प्रचलित मूल्यों के आधार पर देख रहे हैं, तो प्रचलित मूल्यों के आधार पर इतनी वृद्धि हो रही है धीरे धीरे, फिर अचानक वृद्धि हो रही है, इसमें भी धीरे धीरे कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है। अब यहां से एक सवाल फिर बन सकता है, यदि हम लोग इकोनॉमिक के स्पेशली विद्यार्थी हैं, केवल इकोनॉमिक से एक जुड़े हुए विद्यार्थी हैं, और मैं आपको बताता हूँ इकोनॉमिक को डेवलप करने का श्रेय, सबसे ज्यादा उस विषय को डेवलप करने का श्रेय एडम स्मिथ। अब देखिए, अब यहां पर एक चीज देख सकते हैं, किस में परिवर्तन देखा गया, आधार वर्ष की हम तुलना करें, स्थिर मूल्यों की तुलना करें, तो एक बार क्या हो रही है, कमी हो रही है, फिर वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, फिर वृद्धि हो रही है। सवाल यहां से बन सकता है, जैसे कथन और कारण में सवाल होता है, राजस्थान की सकल घरेलू उत्पाद में आधार वर्ष के सापेक्ष में क्या प्रवृत्ति देखी गई है, कमी वृद्धि, कमी वृद्धि की परिवृत्ति देखी गई है। जबकि प्रचलित मूल्यों के हिसाब से देखें तो लगभग स्थिर रही थी, फिर इसके बाद नीचे डाउन हो गई, फिर इसके बाद लगातार ऊपर उठ गई। तो पहला ट्रेंड हो गया, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में लगातार वृद्धि नहीं हुई, जीडीपी में वृद्धि नहीं हुई। क्या परिवर्तन देखा गया, पहले कमी, फिर वृद्धि, फिर कमी, फिर वृद्धि, ये परिवर्तन देखा ट्रेंड्स। तो ट्रेंड्स हम लोग देखें, उतार चढ़ाव हमारी जीडीपी में देखा गया है। नेक्स्ट, अब तीसरा हमारा जो इंडेक्स है, तीसरा इंडेक्स है सकल राज्य मूल्य वर्धन स्थिर बुनियादी मूल्यों का। अब यहां से बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल हो गया। देखें, ये जो मॉडल्स हैं, ये जो चार्ट है, ये मैं अपने हिसाब से ही, हमारा जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट होते हैं, स्कॉलर होते हैं, वो खुद ही मॉडल और डायग्राम बना देता है। तो ये किताब का नहीं है, हमने बनाया हुआ, इसके आधार पर समझने के लिए आसानी समझ में आ जाए। अब यहां पर एक चीज आ गया, मूल्यवर्धन, ध्यान देना। अब आप लोगों के सवाल हो सकता है मन में, ये मूल्यवर्धन क्या है, ध्यान देना। मूल्यवर्धन को हम बोलते हैं वैल्यू एडेड, इंग्लिश में वैल्यू एडेड होता है, स्पेलिंग थोड़ा सा एक सूर्य, वैल्यू एडेड। तो वैल्यू एडेड, इन दोनों को क्या फर्क होता है, मूल्य एडेड यानी मूल्यवर्धन। इसको शॉर्ट में मैं बोलूंगा, इसको लिखूंगा तो देखिए GSV, GSVA। अब आपसे पूछा जा सकता है कि मूल्यवर्धन क्या है, जीडीपी समझ में आ गई, लेकिन मूल्यवर्धन क्या है। अब मूल्यवर्धन समझने के लिए सिंपल सी चीजें हमें जाना पड़ेगा, और सिंपल हो जाएगा। देखिए कैसे याद निकालेंगे मूल्यवर्धन, थोड़ा सा ये आज डिस्टर्ब कर रहा है, तो
मूल्यवर्धन कैसे निकालेंगे वो भी देख लेते हैं एक बार अपन। जैसे हमारे किसान, हम लोग किसान के बेटे हैं, अब हमने 100 किलो गेहूं बेचा, इसकी कीमत मैंने रख ली 100 रुपये, और ये कीमत किसको बेची, ये वाला हमने ब्रेड वाले को बेच दी। ब्रेड बनाता है ना, उसने ब्रेड लिया, इस ब्रेड वाले ने पिज्जा वाले को बेच दिया, पिज्जा वाले को बेच दिया। इस 100 रुपये हमने किसको बेची, ब्रेड वाले को बेची, यानी कितनी कमाई हुई हमारी, 100 रुपये कमाई हुई। अब ये क्या करेगा ब्रेड वाला, 100 रुपये तो खुद लिया, इसके बाद अलग से उसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए मार्केट से चीजें लेगा। अपन लोग हैं कि वो लोग फैक्ट्री लगेगी तो उद्योग बढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे। अब इसको ब्रेड बनाने के लिए बाहर से 50 रुपये का मूल्य लेना पड़ा, 50 रुपये का मूल्य लिया, तब ये कितना हो गया, इसका मूल्य 150 रुपये हो, तो इसका मूल्य क्या हो गया, 150 हो गया। अब मान लो फिर ये पिज्जा वाला इनसे कुछ चीजें ले, और इनसे वो चीजें लेता है, ये 150 रुपये की ले लेता है, मान लो इनसे 150 रुपये में खरीदता है, तो पिज्जा बना लेने के लिए 50 रुपये इसमें और जोड़ेगा, तो इसका मूल्य हो गया 200 हो गया। यानी अंतिम वस्तु तक उसके मूल्य में वृद्धि हो जाती है, और जो मूल्य में वृद्धि होने वाले उन कारकों को निकालकर जो कॉस्ट आती है वो कहलाई आपकी मूल्यवर्धन कहलाई। अब इसका 100 रुपये तो हम लोग कैसे जोड़ते हैं, ध्यान देना, ऐसे नहीं जोड़ना, 100 प्लस 150 प्लस 200, 100 प्लस 150 प्लस 200, तो ये एक्यूरेट नहीं होता है, क्योंकि ये तो क्या 100 रुपये किसान ने, 100 इसने कितना ब्रेड में 50 रुपये लगा, अब वैल्यू एडेड में कितने रुपए जुड़े, 50, 100 तो किसान के पास थे ऑलरेडी, तो किसान ने कितना कमाया, 100 रुपये कमाया, इसने 100 रुपये में खरीदा, कितने लगाए, 50 रुपये और लगाए, 50 इसको जोड़ दिया, इसके बाद इसने कितने और लगाए, 50 और लगाए। यानी मार्केट में वैल्यू की कीमत बढ़ाने के लिए, या कह सकते हैं वैल्यू को अच्छी मूल्य में कन्वर्ट करने के लिए, अच्छा उत्पादन या दूसरे किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए मार्केट से कुछ चीजें ली जाती है, और लेने के बाद इसकी जो प्रोडक्ट कॉस्ट जो आई, इसका जो मूल्य आया वो कितना आया, 200 रुपये का मूल्य आया। तो ये हमारा क्या कहलाया आपके इसमें ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड कहलाया। तो यानी किसी भी वस्तु का मूल्य का वर्धन करने के लिए कुछ नई चीजें सहयोग के रूप में ली जाती है, तो उसका मूल्य बढ़ जाता है। जैसे हम लोग बाहर ज्योग्राफी के संदर्भ में बात करें तो लोहा इस्पात उद्योग लगाना है, तो लोहा इस्पात में कच्चा लोहा ले लिया, तो कच्चे लोहे का मूल्य हो गया 100 रुपये, अब लेकिन उसमें और चीजें मटेरियल जोड़नी पड़ेगी, तो उसका मूल्य हो गया फिर 200 हो गया। अब इसको और हम दूसरे ढाल में परिवर्तन करें किसी चीज में, तो उसमें और मूल्य जोड़ना पड़ेगा, तो उसका मूल्य क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो टोटल अंतिम मूल्य को नहीं जोड़ेंगे हम, प्राइमरी मूल्य हो गया और उसमें जो मूल्य अतिरिक्त मूल्य और लगा गए उन सभी मूल्यों को जोड़ देंगे, तो वो क्या हो जाएगा हमारा ग्रॉस स्टेट के संदर्भ में स्टेट हो गया, स्टेट नहीं है तो हम स्टेट हटा देंगे सेंटर के संदर्भ में, तो ये हो गया हमारा सकल मूल्य वर्धन हो गया। तो सकल मूल्य वर्धन की जो रेट होती है वो ज्यादा होती है, जीडीपी से ज्यादा देखी जाती है। अब देखिए इसमें प्रतिशत देखें उस जीडीपी में, यानी जीडीपी में नहीं निकाल रहे, अब ये मूल्य वर्धन में निकाल रहे, क्योंकि बेटर होता है मूल्य वर्धन में निकालना। तो जीएसवी ये कह सकते हैं, जीएसवीए में किसका कितना योगदान है, अभी बात की हमने किसान का कितना योगदान है, ब्रेड वाले का कितना योगदान है, पिज्जा वाले का कितना योगदान है, इसी प्रकार हमारे मूल्य में कृषि का योगदान कितना है, उद्योग का कितना योगदान है, और सेवा का योगदान कितना। किन चीजों की बात कर रहे हैं हम लोग, मूल्य एडेड की बात कर रहे हैं। तो देखिए प्रतिशत में यहाँ पर दिया हुआ है 2017-18 में 25.20% योगदान किसका था, कृषि का था, एग्रीकल्चर का योगदान था इस जीएसवीए में। और आधार वर्ष की बात कर रहे हैं, और उद्योग में कितना था 32, सेवाओं में कितना था 42। अब यहाँ पर हम लोग तुलना करें 2021 और 21-22 दोनों की तुलना करनी है, पीछे वाले सवाल आपको नहीं पढ़ने हैं, अगले वाले सवाल ही आपको पढ़ने हैं। तो कितना हुआ हमारे यहाँ पिछले साल के मुकाबले, अब सवाल होगा 21-22 में 2020-21 के मुकाबले कृषि का वैल्यू एडेड में कमी आई। तो पहला सवाल, कौन से सेवा कौन से क्षेत्र में, 3 सेक्टर है हमारे मेजर रूप से, एग्रीकल्चर, दूसरा है उद्योग और तीसरा है सेवा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, 3 आर्थिक क्रियाओं को शामिल किया गया है। तो कृषि का योगदान 30 से घटकर 28.85 हो गया, और
उद्योग का योगदान 25.34 हो गया और इसके बाद सेवाओं का योगदान 44.81 हो गया। तो अब दूसरा सवाल यहां से बनेगा, राजस्थान की GSVA में किस मद में किस क्षेत्र में वृद्धि के स्थान पर कमी देखी गई, किस सेक्टर में कमी देखी गई? तो किस सेक्टर में कमी देखी गई? इस वाले सेक्टर में कमी देखी गई, कृषि वाले सेक्टर में कमी देखी गई। अब किस में ज्यादा वृद्धि देखी गई आपसे पूछ सकता है। कृषि, उद्योग और सेवाओं में हाल ही में 21-22 में किन क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई? तो किन क्षेत्रों में वृद्धि देखी गई? इसमें ज्यादा वृद्धि देखी गई, 26.34 वृद्धि देखी गई, यानी लगभग 1 के आसपास वृद्धि देखी गई इस वाले भाग में। 1.08 की यहाँ पर निकाल लें, दोनों में 1.08% की यहाँ पर क्या देखी गई? वृद्धि देखी गई। जबकि इसमें कितनी वृद्धि देखी गई थी? यहाँ वाला हम लोग देखें, बात करें तो, और हो जाएगा जोड़ेंगे 2 और 5.52% की यहाँ पर वृद्धि देखी। तो सवाल आपसे पहला सवाल पूछ सकता है, किस सेवा क्षेत्र में GSV में वृद्धि देखी गई और किस में कमी? तो भैया उद्योग में तो कर दो वृद्धि और कृषि में कर दो माइनस और सेवा कर दो बीच में। सेवा में थोड़ी बहुत वृद्धि हुई है, तो किस में कमी हुई? सेवा में। पहला सवाल आपका यहां बनता है, इसको आप क्लिक करें। नेक्स्ट, इसको हमने क्या मॉडल के रूप में दिखाया हुआ है, देखिए इस वाला आयतन क्या है, यहां पर देखिए शुरुआत में कितनी थी? 42 है। देखिए अब यहां पर देखें, हम दोनों चीजों को बात करें और हम लोग देखें, लेकिन सारांश रूप में हम कह सकते हैं कृषि उद्योग, ध्यान देना, कृषि उद्योग और सेवाओं के संदर्भ में आप सारांश में देखें तो हमारा जो उद्योग है लगातार उद्योग में कमी देखी गई है, क्योंकि शुरुआत जब 17-18 की बात करें तो उद्योग का जो सेक्टर था 32.52 था। 2017-18 में राजस्थान में उद्योग का योगदान 32% था, जो कि घटकर कितना हो गया? 26.34। इसका मतलब हमारे यहाँ पर उद्योग की स्थिति अच्छी नहीं रही है। कृषि का देखें, कृषि में हम बढ़ते जा रहे हैं हम लोग, सेवाओं में हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन एवरेज ओवरऑल किसके हिसाब से घटते जा रहे हैं? उद्योग के संदर्भ। एवरेज पूछा जाए तब उसका ध्यान रखना है, और प्रतिशत वृद्धि दर पूछा जाए तो इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट, अगला देखें, सकल राज्य मूल्य वर्धन। चौथा हमारा संकेतक की हम लोग बात कर रहे हैं। सकल राज्य मूल्य वर्धन प्रचलित बुनियादी मूल्यों पर, पहला हमने निकाला था आधार वर्ष के आधार पर, स्थिर मूल्य के आधार पर, और अब है प्रचलित मूल्य के आधार पर। तो प्रचलित मूल्य कम से कम पढ़ा जाता है, आधार वर्ष से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, फ्रीक्वेंसी आधार वर्षों की होती है। तो कितना हो गया? 30.23। फिर इसमें कमी देखी गई। अब देखिए वहां पर कितना आ रहा था? 24-25 आ रहा था। ये सारी वैल्यू क्या बढ़ती जाएगी। इसी प्रकार यहाँ पर वृद्धि हो रही है, यहाँ पर कमी है, कृषि में यहाँ पर भी कमी है, और यहाँ पर इसमें भी कमी हो गई। लीजिए कमी हो गई। तो प्रचलित मूल्यों के आधार पर केवल किस में वृद्धि देखी गई है? उद्योग में वृद्धि देखी गई है, बल्कि कृषि और सेवाओं के क्षेत्र में कमी देखी गई है प्रचलित मूल्यों के संदर्भ में। जबकि स्थिर मूल्यों के संदर्भ में क्या देखा गया था? केवल कृषि में कमी देखी गई थी, और सबसे ज्यादा जो वृद्धि देखी उद्योग में, उससे कम जो वृद्धि वो सेवाओं के क्षेत्र में। इन चीजों को आप नोट करते चलिए और बनाते चलिए। गुड इवनिंग भैया प्रवीण, ओके, मनोहर लाल गुड इवनिंग। चलिए ऐसे करके हम लोग एक एक करते पढ़ते चलेंगे। तो यहाँ पर पहले दूसरा प्रश्न भी हो गया। नेक्स्ट, अब चले नेक्स्ट देखें। इसमें हमने ग्राफ बना रखा, ग्राफ से क्या और रोचक हो जाता है, क्योंकि आर्थिक समीक्षा में मानचित्र, मॉडल और रेखा चित्रों का सहारा लिया जाता है, फोटो का भी सहारा लिया, फोटो भी नहीं। तो चीजें क्लियर हमारे पास। तो किस किस में कमी देखी गई? प्रचलित मूल्यों की दृष्टि से हम बात करें तो सेवाओं में और कृषि में कमी देखी गई, लेकिन वृद्धि किस में है? केवल उद्योग में देखी गई। और दूसरी बात, एवरेज हमारे यहाँ ओवरऑल हम बात करें, ओवरऑल उद्योग में कमी देखी गई है। चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, ये क्या आ गया आपका? नेट SDP। कल हम लोग चर्चा कर ली थी NDP क्या होता है और NNP क्या होता है, उसकी भी हमने
चर्चा कर ली थी पहले पार्ट में, उसको आप दोबारा से देख। अब देखिए शुद्ध घरेलू उत्पाद 11/12 में कितना हुआ, ये देखिए 6,48,142। अब देखिए सकल कितना था हमारा, 7 लाख करोड़ था, और शुद्ध कितना हो गया 6,48,142। तो यानी शुद्ध, हमने बार बार कहा है, शुद्ध की वैल्यू कम आती है, ग्रॉस की वैल्यू ज्यादा होती है। अब शुद्ध की बात करें तो कितना हो गया, 6,48,142 हो गया आधार वर्ष में। और स्थिर मूल्यों में कितना हो गया ये, 10,48,903। फिर भी वही डिफरेंट, 10,48,903 करोड़ रुपए। हाँ, ये 89 जो ये हो गया 6,48,142 करोड़ वर्ष हो गए। इनमें कितना डिफरेंट है, वापस हम लोग देखें, इसमें वापस कितने का डिफरेंट आ गया, 4 का डिफरेंट आ गया, 4 लाख का। और हमारी ग्रॉस जीडीपी में कितने का फर्क आया था, 4 का फर्क आया था। 4 यहाँ, वो 7 11 था, ये 6 है, तो कितने का फर्क है 4 में। तो ये हमारी शुद्ध है। और शुद्ध को ज्यादातर पूछा जाए तो शुद्ध पूछे तो 6 लाख कर देना, यानी कम वैल्यू कर देना, और ग्रॉस पूछे तो वैल्यू को। अब देखो कितनी परसेंट वृद्धि हो रही, देखिए ये वाला जो मूल्य है, स्थिर मूल्य हमेशा नीचे रहता है। स्थिर मूल्य धीरे 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 क्या कर रहा है, बीच में कमी आई, कब आई, 20-21 में कमी आई, और फिर एकदम वृद्धि हो गई। फिर इसी प्रकार आध प्रचलित वर्षों में फिर कमी हुई, फिर यहाँ पर कमी देखी गई, फिर वापस वृद्धि देखी गई। तो कोरोना काल के कारण 2020-21 में हमारे प्रचलित मूल्यों और स्थिर मूल्यों में शुद्ध घरेलू उत्पाद में क्या हो गई, कमी देखी गई। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अगले लाइन, प्रति व्यक्ति। यहां पर हम लोग थोड़ा सा समझेंगे चीजों को। प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। एक एक सूचकांक का हम लोग शाब्दिक अर्थ समझेंगे लोग प्रति व्यक्ति। तो देखिए पहले तो हमें पता लगाना पड़ेगा कि मार्केट प्राइस क्या है, और मार्केट प्राइस क्या है और फैक्ट्री प्राइस क्या है, ये दोनों चीजें जाननी पड़ेंगी, उसके बाद हम लोग निकाल पाएंगे। या फिर इसको हम देखें तो कई तरह से निकालते हैं। प्रति व्यक्ति आय जीडीपी से भी निकाली जाती है, प्रति व्यक्ति आय जीडीपी से निकाल। जीडीपी दो प्रकार की होती है हमारी, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी पर निकाली गई है, वो आप देख लीजिए। तो जीडीपी कुल जीडीपी बटे टोटल पॉपुलेशन, यानी जिस क्षेत्र का हम निकाल रहे हैं उस क्षेत्र की टोटल जीडीपी और उसका टोटल पॉपुलेशन को भाग दे देंगे, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, प्रति व्यक्ति आय हो जाएगी। एक तरीका तो ये रहा। तो जीडीपी में जितनी भी हमारी जीडीपी है उसमें पॉपुलेशन का भाग दे देते हैं, तो हमारी राष्ट्रीय आय निकल के आ जाती है, प्रति व्यक्ति आय हमारे पास निकल के आ जाती है, और ये हमारे पास क्या होगी, राष्ट्रीय आय। लेकिन शुद्ध तरीके से हम लोग देखें तो एक शब्द था अपना एनएनपी। एनएनपी का मतलब क्या होता है, शुद्ध, नेट, नेट हो गया, नेशनल हो गया, नेट नेशनल, और प्रोडक्शन हो गया, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद आय। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद आय, फैक्ट्री प्राइस और मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस को एमपी लिखते हैं और फैक्ट्री प्राइस को लिखते हैं एफसी, फैक्ट्री कॉस्ट। अब इन दोनों में क्या फर्क होता है वो भी हम लोग देखेंगे। चलो देखें फैक्ट्री प्राइस क्या होता है और फैक्ट्री और मार्केट प्राइस क्या होता है वो देखें। तो पहले मार्केट प्राइस देखें, किसके हिसाब से निकाल रहे हैं हम लोग, शुद्ध, मैं हिंदी लिख देता हूं, शुद्ध राष्ट्रीय, एन का मतलब नेशनल, राष्ट्रीय उत्पाद आय। ये आय हमारी प्राप्त होगी, कैसे निकालेंगे, तो ये हमारी आय निकालेंगे तो फैक्ट्री की कॉस्ट कितनी, ये मार्केट प्राइस निकालें पहले, ये निकालनी है हमें, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य निकालना है। उसको निकालने के पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मार्केट प्राइस ज्ञात करनी, मार्केट प्राइस ज्ञात करनी पड़ेगी, किसकी, जीडीपी का। हमें जो भी उद्योग निकाल रहे हैं उसकी मार्केट प्राइस। और मार्केट प्राइस कैसे निकालेंगे, अब मैंने कोई चीज बनाई है, मान ये मैंने पेन बनाया है आज, तो इस पेन को बनाने के लिए हमारा पहला तो क्या आएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट आएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट, उसकी लागत कीमत कितनी, लागत कीमत होगी। और लागत कीमत के बाद सरकार उसमें कितनी टैक्स लगाती है, बेचूंगा तो टैक्स लगाएगी, जीएसटी लगाएगी लगाएगी तो टैक्स लगाएगी। और लेकिन सरकार क्या करती है, अनुदान भी दे देती है हमें, आप इतना उद्योग लगाओगे तो हम इतना % आपको छूट देते हैं। तो यहाँ पर मुझे अनुदान दे दिया सरकार ने,
और अनुदान को मैंने यहाँ पर कर दिया सब्सिडी। अनुवृत्ति बोलते हैं, अनुदान बोलते हैं, सब्सिडी। अनुवृत्ति मेरे को यहाँ पर सब्सिडी मिल रही है, कितनी भी रुपये मिले। अब मान लो मेरे को बनाने में, ध्यान देना, मुझे बनाने में इसको 100 रुपये लगे और सरकार को मैं टैक्स दे रहा हूँ 18% टैक्स दे रहा हूँ, और सरकार मुझे 5 रुपये की छूट दे रही है। इसकी जो प्रोडक्ट कॉस्ट जो आई, जो मार्केट जो कॉस्ट आई, मार्केट में कितने रुपए बेचूंगा इसको, तो मार्केट में कितने बेचूंगा मैं, 113 रुपये में बेचूंगा। लेकिन ये मार्केट प्राइस है, लेकिन क्या ये इसकी वास्तविक आय होती है? क्या नहीं होती, क्योंकि वास्तविक आय कहाँ है, इसमें टैक्स भी कम रहेगा हमारे पास। अब इसमें हमारे पास वास्तविक आय कितनी, वो भी हम लोग देखेंगे। तो ये होगी हमारे पास मार्केट प्राइस हो गई। अब लेकिन फैक्ट्री प्राइस निकालनी, हमें शुद्ध आय हमें निकालनी है। ये तो फैक्ट्री प्राइस होगी, ये तो हमारे, अब इसमें बचत कितना हुआ हमें, वो भी तो निकालेंगे हम लोग। अब देखें, इसमें बड़ी समस्या है। जो लोग टैक्स नहीं देते, जिन लोगों का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनको हमारी जीडीपी में, उसको हमारी राष्ट्रीय आय में कैसे शामिल किया जाता है, ये बहुत बड़ा प्रश्न हो। इसलिए सरकार बार बार कहती है, जो भी उद्योग धंधे जो भी है उसे रजिस्टर्ड कीजिए, जिससे सरकार की आय का पता लगे। अब ध्यान देना, सीधा सीधा अब हमारे पास मान लो टेक्नोलॉजी नहीं है, डिजिटल इंडिया नहीं आया, उससे पहले लगभग 50 लोग जुड़े हुए थे हमारे टैक्स सिस्टम में। लेकिन डिजिटल इंडिया आया, अन्य तरीकों से जुड़ता गया और उनमें 70% लोग जुड़ गए। तो 70% यार 20 से 50 से 70 पर जब हुए, 20% लोगों की आय एक्स्ट्रा जुड़ेगी, नहीं एक्स्ट्रा जुड़ेगी, तो सीधे सीधे हमारी राष्ट्रीय आय क्या होगी, बढ़ गई। तो सरकारें क्या करती है, भारतीय सरकार है, राज्य स्तरीय सरकारें क्या करते हैं, देखिए हमने हमारी आय बढ़ा दी, आय नहीं बढ़ी, लोग जुड़ गए उसमें, और लोग जुड़ते ही हमारी राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो गई। तो ये तो हो गया हमारा मार्केट प्राइस हो गया। अब लेकिन हमें फैक्ट्री प्राइस निकालना है, शुद्ध राष्ट्रीय आय निकालनी है। और शुद्ध राष्ट्रीय आय कैसे निकालेंगे, देखिए अब आराम समझिए। ये वाली कौन सी प्राइस थी, हमारी प्रोडक्ट कॉस्ट। मैं इसको फॉर्मूला दोबारा लिख देता हूं, उतार लिया हो तो आपने, दोबारा लिखूंगा, दोबारा लिखूंगा आराम से। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय होता है इस तरह का। तो मैंने लिख दिया एन नेट नेशनल प्रोडक्शन, और ये है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस में क्या होगा, एन पी फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री की लागत। अब आपसे सवाल पूछ सकता है, इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी हैं तो, अन्य विद्यार्थी पूछ सकता है फैक्ट्री की प्राइस किस पर डिपेंड करती है, फैक्ट्री की प्राइस किस पर निर्भर करती है। तो फैक्ट्री की जो प्राइस है, पहला जो कॉस्ट होती है लैंड पर, इसके बाद लेबर पर करती है, खर्चा कितना है, लेबर खर्चा कितना है, लैंड का मूल्य क्या है, इसका मूल्य क्या है, इसके बाद यहाँ पर आपका टैक्स भी आपको यहाँ है, सेवाएं भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। इसके बाद यहाँ एंट्रप्रेन्योर होता है, टैक्स को हटा दे अभी, सॉरी, टैक्स में कैपिटल, कितनी हमने कैपिटल लगाई। फैक्ट्री की प्राइस की बात करें, फैक्ट्री के उत्पादन लागत पर हम बात करें, तो फैक्ट्री का उत्पादन लागत भूमि पर, उसके लेबर पर, उसकी पूंजी पर, रेवेन्यू पर, कितनी पूंजी उसने लगाई, और रेवेन्यू लगाने के बाद फिर यहाँ पर एंट्रप्रेन्योर होता है, एंट्रप्रेन्योर में कितने खर्च हुए, उन सब को, चारों कारकों को मिलाकर एक फैक्ट्री की लागत निकल कर आती है, फैक्ट्री की कॉस्ट निकल के आती है। ध्यान देना। तो अब ये एनएफसी हो गया। इसके बाद इसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे, टैक्स जोड़ेंगे, और टैक्स जोड़ने के बाद इसमें क्या जोड़ेंगे हम लोग, सब्सिडी माइनस कर देंगे, क्योंकि सब्सिडी हमें सरकार ने दी है तो उसकी मूल्य तो कम हो जाएगी। अब हमें निकालना है ये वाला एनएनपी। अब फैक्ट्री कौन है, हमारा देश, कौन है हमारा देश, राज्य। अब मैंने यहां पर कर दिया एनएनपी। अब कई विद्यार्थी इसको समझ में नहीं आ रहा होगा एनएनपी क्या है, तो हमने बात की थी ग्रॉस प्रोडक्शन में से हाथ से मूल्य निकाल दिया जाता है, तो वो एनएनपी कहलाता है, या फिर वो कह सकते हैं एनडीपी कह सकते हैं। डोमेस्टिक के संदर्भ में डीपी और नेशनल के संदर्भ में एनपी कहेंगे, हाथ से मूल्य निकाल दिया इसमें। अब इस वाले मूल्य को यहां लिया है, अब कौन पहुंचा मेरा एनएनपी, तो सरकार की जो राष्ट्रीय आय थी एनएनपी फैक्ट्री प्राइस, एमपी लिख दिया मार्केट प्राइस। अब ये वाला यहां पर आ गया, तो यहां पर जब लेके जाऊंगा इधर इस बिंदु को लेके जाऊंगा तो ये माइनस टैक्स हो जाएगा और ये प्लस सब्सिडी हो जाएगी, और ये वाली जो हमारे पास निकल के आएगी उसको हम लोग कहते हैं
कंपनी की प्राइस, फैक्ट्री की प्राइस, देश की आय। तो देश की टोटल जो आय है वो जीडीपी है, तो देश की हमारी आय ये रही। इसी प्रकार राज्य की आय हो जाएगी। तो देश की आय कौन सी है? मार्केट प्राइस प्लस टैक्स प्लस सब्सिडी जब कर देते हैं तो देश की हमारे पास आय निकल के आती है। और इस देश की आय में, इस एनएनपी में, एनएनपी एमपी, इसमें हम लोग टोटल पॉपुलेशन का भाग देते हैं। टोटल पॉपुलेशन का भाग देते ही प्रति व्यक्ति आय आ जाती है, पर कैपिटा कम आ जाती है। अब आते हैं तो राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय 2011-12 के संदर्भ में कितने आई थी? आधार वर्ष के संदर्भ में प्रति व्यक्ति आय हमारे पास प्राप्त होती है, रुपए लिख रखे हैं 81,231 रुपये। यानी भारत राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति की आय यदि हम लोग बात करें 81,231 रुपये है राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति की आय। और प्रचलित मूल्यों पर क्या हुआ? 5 का जोड़ा और जोड़ दिया हमने, 5 और जोड़ दिए तो 5 होते ये क्या हो गया? 1,35,218। तो प्रचलित मूल्यों में हमारी आय कितनी होगी प्रति व्यक्ति की? एक साल, हमेशा निश्चित वर्ष को ध्यान रखना है। एक साल में प्रत्येक व्यक्ति की आय प्रचलित मूल्यों के संदर्भ में कितनी होगी? 1,35,218। जबकि स्थिर वर्षों में कितनी हो गई? 81,231। सवाल पूछा गया है। और पिछले साल कितनी थी? 74,000। 2021 में हमारी आय 74,000 थी और कितनी बढ़ गई भैया? 81,231। अब निकाल लेंगे हम लोग, कितना आएगा इसमें से घटा के देख लीजिए। 81,231, 8 क्या रह गया आपका? 2 रह गए 2 और ये बच गया आपका 7, यानी 7,028 रुपये बढ़े हैं। तो हमारी आय कितनी बढ़ी है एक साल में? 7,028 रुपये। तो हमारी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो गई। और प्रति व्यक्ति आय कितनी होगी राजस्थान की? 81,231। ये लीजिए, आप याद रख लीजिए, 81,231 होगी प्रचलित मूल्य। और प्रचलित मूल्य में कितनी हो गई? 1,35,218। ठीक है, ओके भैया, चलते चलिए। जो भी आपको समझ नहीं आए आप कमेंट करते चलना। नेक्स्ट अगला सवाल, प्रति व्यक्ति आय कंप्लीट, आगे देखिए। अब आता है सकल स्थायी पूंजी निर्माण, यानी ग्रॉस है, इसमें नेट नहीं है, ग्रॉस है, ये ग्रॉस है। अब हमने कितनी पूंजी बनाई? और पूंजी बनाती है, वस्तुएं खरीदी जाती है, पदार्थ खरीदे जाते हैं और वो हमें आगे तक अंतिम मूल्य तक हमारे साथ देती है। तो ग्रॉस हमारी जो पूंजी है, पूंजी निर्माण, स्थायी पूंजी निर्माण यानी कैपिटल। जैसे ट्रैक्टर ले लिया हमने, मोटरसाइकिल ले ली हमने, या फिर बस ले ली हमने, ये हमारे कैपिटल। इन कैपिटल्स में हमने कितना निर्माण किया? 21-22 में सरकार कोई डेटा प्रस्तुत कर पाई, हो सकता है डेटा अवेलेबल नहीं होंगे सरकार के पास। और इसके बाद हमारे यहाँ पर आई, ये वाली मूल्य आ गया 2.5 से 2,76,473 रुपये, क्या 73 रुपये करोड़ कमा लिए। तो 2 लाख करोड़ के आसपास हमने क्या किया? सरकार ने 2021 में इस सकल स्थायी पूंजी का निर्माण किया प्रचलित मूल्यों में, आधार वर्ष में नहीं। ये प्रचलित मूल्यों में, आधार वर्ष में और वैल्यू कम हो जाएगी। यानी सरकार ने कैपिटल में कितना कमाया? कैपिटल के माध्यम से 2,76,000 करोड़ रुपए कैपिटल के हिसाब से आए। नेक्स्ट, कृषि उत्पादन सूचकांक। अब यहां पर ये आपका विषय आ गया, अच्छा विषय आ गया, सूचकांक। इंडेक्स एक सांख्यिकी विधि है जो कि 2 तत्वों के मध्य तुलना की जाती है। 2 तत्वों के मध्य प्रसरण कितना हो रहा है, 2 तत्वों के मध्य फैलाव कितना हो रहा है। जैसे मानव सूचकांक, तो मानव सूचकांक का मतलब कितना परिवर्तन हो रहा है। तो सूचकांक एक स्टैटिक्स होती है और ये माप गणना की जाती है। और सूचकांक की गणना, इंडेक्स की जो गणना की जाती है, एक तो होती है एग्रीगेट की जाती है, एग्रीगेट यानी सामूहिक रूप से की जाती है, सभी का उसमें योगदान होता है सामूहिक रूप से। एक होता है औसत रूप से निकाला जाता है, उसको औसत के रूप में निकाला जाता है। और एक शुद्ध होती है, भारित मूल्य होता है, भारित के आधार पर उसको
निकाला जाता है। एक औसत सूचकांक होता है, एक भारित सूचकांक होता है और एक एग्रीगेट सूचकांक होता है। और आगे जाके और इसको एक्सप्लेन करते चलेंगे अपन। तो यहाँ पर आधार वर्ष है 2005-6 से 2007-8। नोट करने वाला विषय है कृषि के संदर्भ में, कृषि उत्पादन सूचकांक के संदर्भ में आधार वर्ष क्या है 2005-6 से 2007-8 है। और आधार वर्ष को हम बोलते हैं 100 मान के चलते हैं। तो उस आधार वर्ष में कितना डेवलप किया, तो 2020-21 में आधार वर्ष के मुकाबले आधार कितना था 100 वर्ष 100 रुपये, और आधार वर्ष के मुकाबले कितना हुआ ये 204.97 का हमने क्या किया सूचकांक उत्पादन किया। तो सूचकांक में क्या होगा, बहुत सारे उत्पादनों का कृषि उत्पादन। अब कृषि उत्पादन में देखिए गेहूं का उत्पादन, गेहूं का उत्पादन किया, बाजरे का उत्पादन किया, गेहूं बाजरा गवार बहुत सारी फसलों का उत्पादन किया। उन सारी फसलों को सामूहिक रूप से जोड़ के और उनका एक इंडेक्स बनाया जाता है, और इंडेक्स बनाने के लिए स्टैटिक्स का सहारा लिया जाता है, जिससे क्या करते हैं तुलना कर ली जाती वो होती है। और ये इसके साइंटिफिक की शब्दावली होती है इंडेक्स। तो किसका प्रयोग होता है, सामूहिक औसत और भारत में आगे जाके चर्चा। तो कितना हो गया 204.97 हमारा कृषि उत्पादन सूचकांक है। और ये कब है 2005-6 से 2007-8 को आधार वर्ष माना गया था। यहां से सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अगला आता कुल खाद्यान्न उत्पादन, कि हमने टोटल कितना उत्पादन किया, लाख मैट्रिक टन में है ये, लाख मैट्रिक टन में। तो कितना प्राप्त किया हमने 2021-22 में 225.20 और 2020-21 में 269.25। अर्थात हम यह कह सकते हैं हमारे खाद्यान्न उत्पादन में 2020-21 के मुकाबले कमी देखी गई। तो पहला, फिर अगला प्रश्न यहां से बन सकता है कि हमारे कृषि खाद्यान्न उत्पादन में कितनी कमी, कृषि दिखा कुल खाद्यान्न, कुल खाद्यान्न कृषि से प्राप्त होता है हमें, तो ग्रेन प्रोडक्शन में हमारे पास कितना उत्पादन हुआ, कमी देखी गई। 2020-21 में कितना था 273.0। आधार वर्ष कितना है 100 को मानते हुए, और कितना लाख मैट्रिक टन है, तो 225.20 लाख मैट्रिक टन का उत्पादन हुआ। और पिछले साल के मुकाबले इतना कमी है, तो 269 में से 225 आप घटाओगे तो आपका आराम से निकल के आ जाएगा इतनी कमी हुई। तो कह सकते हैं कि पिछले साल के मुकाबले 2020-21 के मुकाबले हमारा खाद्यान्न उत्पादन घटता जा रहा है। अब नेक्स्ट, अभी देखिए आप लोग इसका फिर हम अध्यायवार अध्ययन करेंगे। अभी तो हम लोग 13 सूचकांकों की चर्चा करेंगे, अध्यायवार एक एक की बात करेंगे, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना फर्स्ट हो रहा है, कौन सेकंड है, किसकी कितनी हिस्सेदारी, सब आगे जाके बात। फिर है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, ये वाला सवाल देखिए, ये इकोनॉमिक्स वाला सवाल है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक और एक होता है सूचकांक मूल्य। तो सूचकांक मूल्य भी बात करेंगे जो कि 11वां या 12वां होगा, और औद्योगिक उत्पादन मूल्य थोक मूल्य सूचकांक उसके आगे चर्चा करूंगा। तो यहाँ पर औद्योगिक उत्पादन, तो कृषि का उत्पादन में क्या देखा हमने 205 में 225 लाख मैट्रिक टन हुआ था, जो कि कमी हुआ पिछले साल के मुकाबले। इसमें कितना हुआ 122.34 इकाई में उत्पादन हुआ। ये क्या क्या सूचकांक माना है, ध्यान देना। और सूचकांक हमेशा स्टैटिक्स होती है, तो वहां पर करोड़ वर्षों में नहीं होता, सूचकांक लिखा है वहां उत्पादन लिखा हुआ है। तो कितना हुआ, आधार वर्ष कितना है देखिए 1999 से 2000। लेकिन भारत सरकार का, आप ध्यान देना, मैं आपको अपडेट करता हूं, भारत सरकार का औद्योगिक जो आधार वर्ष है वो है 2011-12। तो यहाँ सवाल फिर आपसे पूछा जा सकता है कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का भारत सरकार का आधार वर्ष कितना है 2011 वर्ष है, जबकि राजस्थान सरकार का आधार वर्ष कितना है 99 2000 आधार वर्ष सूचकांक है। उस सूचकांक के आधार पर हम लोगों ने क्या की है, वृद्धि की है। तो देखिए कितनी वृद्धि, 2017-18, 18-19 में वृद्धि की सूचकांक में, फिर कमी हो गई, फिर कमी हो गई, यानी 2018-19 से लगातार कमी होती गई, और 2020-21 के बाद ये प्रमाणिक है, प्रचलित चल रहा है, और फिर इसके बाद लगा थोड़ी सी वृद्धि हुई। तो ये कहा गया, अनुमानित कहा गया 21-22 में लगातार यहाँ पर बढ़ोतरी हो गई। तो कितनी कमी हुई, कौन से साल में कमी हुई 2020, हमारे औद्योगिक उत्पादन में कमी देखी गई। लीजिए आधार वर्ष की तुलना में हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, तो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में हमारे पास क्या हो गई, वृद्धि। लीजिए
ये वृद्धि। यहाँ से कोई सवाल नहीं होता है, ये सवाल जैसे हम लोग बहुत सारे इंडस्ट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं वहां पर पूछे। अब अगला थोक मूल्य सूचकांक, ये इकोनॉमिक के विद्यार्थियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण सवाल होता है। थोक मूल्य सूचकांक क्या होता है? देखिए, थोक मूल्य सूचकांक इसलिए निकाला जाता है, फिलीपींस की बात करें, भारत की बात करें, थाईलैंड की बात करें, ऐसे देशों की बात करें, ये इसलिए निकालते हैं क्योंकि मूल्य का परिवर्तन देखा जाता है। मूल्य में कितना परिवर्तन होता है, मूल्य के परिवर्तन को दिखाने के लिए सूचकांक का प्रदर्शन किया जाता है, सूचकांक का प्रयोग किया जाता है वैल्यू का। तो थोक मूल्य का मतलब होता है मूल्य में कितना परिवर्तन देखा जा रहा है, उसको इसमें शामिल किया जाता है। जैसे क्या होता है, ध्यान देना, अब थोक मूल्य है, थोक का मतलब होता है हम लोग मार्केट में कभी जाते हैं तो हम क्या करते हैं, समूह में कोई भी चीज लेके जाते हैं, कि बोले बस थोक का सामान चलते हैं, एक तो फुटकर होता है, एक थोक मूल्य सूचकांक होता है। थोक क्या है, हम लोग बहुत बड़ी मात्रा में, बड़ी क्वांटिटी में खरीदते हैं तो वो चीज हमारे पास क्या आ जाती है, सस्ती आ जाती है। उसके बाद हम उसकी वैल्यू निकालना प्रारंभ करते हैं, और फुटकर में निकालेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, हमारे पास ज्यादा निकल कर आएगी। तो यानी सभी समूह का, सभी पदार्थों के समूह का एक मूल्य निर्धारित होता है, मूल्य निकाला जाता है, औसत मूल्य निकाला, ध्यान देना, औसत मूल्य निकाला जाता है, सभी वस्तुओं का एक औसत मूल्य निकाला जाता है, तो उसको कहा जाता है थोक मूल्य सूचकांक कहा जाता है। इसको निकालने की वही विधि है, एग्रीगेट है, भारित है, और उसके बाद औसत विधि को निकाला जाता है। अब जैसे मान लो हमारे यहाँ पर 790 वस्तुएं हैं, इन 790 वस्तुओं का मूल्य सूचकांक, मूल्य निकाल दिया जाता है, और मूल्य निकालने के बाद एक ही आधार वर्ष, कोई भी आधार वर्ष या कोई प्रतिशत, तो सारा मूल्य निकाल दिया। मान लो मैंने ए की मूल्य हो गया 5 रुपये, बी का मूल्य हो गया 7 रुपये, सी का मूल्य हो गया 8 रुपये, इसको मैंने जोड़ दिया, जोड़ने के बाद कितना आ गया, ये 20 रुपये आ गया। अब 20 में कितनी वस्तुएं भाग देंगे, 3, तो इसका जो सूचकांक वो आएगा वो 6.8 आएगा। अब इसमें एक दोष होता है, 6.8 आया। अब लेकिन क्या हुआ, अगली साल जब हम निकालेंगे तो इसका मूल्य क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि उसमें महंगाई भी बढ़ती जाती है। सरकार प्रत्येक सप्ताह, प्रत्येक हफ्ता महंगाई का आकलन करता है, सूचकांक मूल्य का, थोक मूल्य सूचकांक निकाला जाता है, और थोक मूल्य सूचकांक हमारी महंगाई को दिखाता है। महंगाई को ज्ञात करने के लिए प्रत्येक हफ्ते मूल्य, थोक मूल्य सूचकांक निकाला जाता है। तो अब मान लो आज ये रेट है तो कल रेट ये होगी। अब इस रेट में ध्यान देना, इस रेट में हम कृषि उत्पादन देखिए, या फिर हम लोग बात करें, अपन कोचिंग्स की बात करें या घर की बात करें, तो हमारे घर में सबसे ज्यादा किसका उपयोग किया जाता है, और उसका ज्यादा उपयोग होने के कारण उसका मूल्य बढ़ जाता है। जैसे एक मध्यम वर्गीय परिवार शहर में रहता है, लगातार पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही है, लगातार पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही है, डलिया छोटी होती है। अब पेट्रोल पर हम लोग पैसा खर्च कम नहीं कर सकते, क्योंकि ऑफिस जाना होता है, रोजगार के लिए जाना होता है, तो उसको हम लोग कम नहीं करते, वो लगातार बढ़ती जाती है। अब उसका पैसा, हमारा अधिकांश पैसा कहाँ चले गया, पेट्रोल में चले गया। अब बच्चा हम और चीजों को लाना, तो सबसे ज्यादा पैसा हमारा कहाँ पर गया, पेट्रोल पे गया। अब लेकिन ज्यादा उपयोग किसमें हो रहा, पेट्रोल में। तो अब हम पेट्रोल का भारित मूल्य निकाला जाता है, वो शुद्ध माना जाता है। भारित मूल्य निकालने के कारण वो एक शुद्ध थोक मूल्य सूचकांक आ जाता है। जबकि जनरली क्या होता है, सभी वस्तुओं के मूल्य को जोड़कर उसका औसत निकाल लिया जाता है, तो कहलाता है थोक मूल्य सूचकांक। इस थोक मूल्य सूचकांक का जो आधार वर्ष है 1999 से 2000 है, और अब हमारा आधार वर्ष का सूचकांक कितना हो गया, 9.27, यानी प्रतिशत परिवर्तन। मैंने क्या कहा, थोक सूचकांक क्या होता है, वस्तुओं के मूल्य में जो परिवर्तन होता है उसको प्रतिशत में भी निकाला जाता है, और उस संख्या को सूचकांक में निकाला जाता है। अर्थात इसका मतलब हमारे देश की महंगाई में, यानी महंगाई कितनी की जा रही है, 9.27। तो अब ये हमारी परिवर्तन की जो दर है, परिवर्तन जो परसेंट है, ये महंगाई को परसेंट प्रेस करता है। तो कितनी थी हमारी महंगाई, देखिए 2020-21 में, 2020-21 में हमारी महंगाई, राजस्थान की बात कर रहा हूँ, 6.87 है, और कितनी हो गई 2020-21-22 में, ये हो गई 9.27 हो गई। तो यानी मूल्य में इतनी ज्यादा वृद्धि हो रही है। अब मूल्य में इतनी वृद्धि होगी तो लोगों की डलिया कैसी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। अर्थात 100 रुपये कमा रहा हूँ
इस बार 9.27 रुपये महंगाई की मार चढ़ गई, तो हमारे पास 91 रुपये ही खर्च करने पड़ रहे हैं। और मान लो मैंने इसकी महंगाई कर दी 6.81, तो मुझे यहाँ पर खर्च करने हैं 94 रुपये। एक व्यक्ति 94 खर्च कर रहा है, एक व्यक्ति 93 खर्च कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ये जानना जरूरी है। थोक मूल्य सूचकांक, तो भारत सरकार का राजस्थान सरकार का सूचकांक मूल्य में कितना परिवर्तन देखा गया? 9.27, ये याद रखना, 9.27। और कितना है सूचकांक हमारा? 369.01। ये देखिए, ये मॉडल देखिए, पहले 2017 में 1.78 सूचकांक वृद्धि थी, फिर 3.22 हो गई, फिर 4.73 हो गई, फिर 6.87 हो गया, और फिर 9.21। सरकार के लिए, आम व्यक्ति के लिए एक चिंता का विषय, लोक कल्याणकारी सरकार के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। लोगों की जेबें बढ़ती जा रही है, लेकिन डलिया छोटी होती जा रही है, और इसके जिम्मेदार सरकार की नीतियां और बहुत सारे कारण होते हैं, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब लेकिन कौन सी वस्तु हम लोग ज्यादा खरीद रहे हैं, उसको हम लोग बाहर निकाल कर एक शुद्ध वैल्यू निकाल, इसको भी हम लोग, और चाहें तो आप चाहें तो मैं इसको और डिफाइन कर दूंगा, इसका फॉर्मूला भी निकाल के रख देंगे। ठीक है, हाँ लेखराज, गुड इवनिंग भैया। नेक्स्ट, अगला देखें, अगला है अधिष्ठापित क्षमता ऊर्जा, यानी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है भारत सरकार, राजस्थान सरकार की, और वो है मेगावाट में, तो 23,321 मेगावाट हमारी ऊर्जा क्षमता है। पिछली वर्ष हमारे 2021 में जो मेगावाट ऊर्जा थी 21,979, यानी हमारे पास जो एनर्जी है वो लगातार, क्षमता है हमारी वो बढ़ती जा रही है, हमारी कैपेसिटी बढ़ती जा रही है, एनर्जी कैपेसिटी बढ़ती जा रही है। अब सवाल होता है इन एनर्जी कैपेसिटी बढ़ने के पीछे क्या कारण है? सोलर एनर्जी कारण है, कुसुम योजना कारण है, बहुत सारे कारण आपसे पूछे जा सकते हैं। आपका सवाल एग्जामिनर कह सकता है कि हमारी एनर्जी में क्षमताएं बढ़ती जा रही, किनके कारण बढ़ती है? पवन ऊर्जा, सोलर एनर्जी, बायोमास एनर्जी और तापीय ऊर्जा, बहुत सारे ऊर्जा के संसाधनों के द्वारा हमारी कैपेसिटी बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट, कब बढ़ी? 21-22 में। अगला पॉइंट, 13वां लास्ट हमारा इंडेक्स है आर्थिक परिदृश्य का, 13वां इंडेक्स है, और 13वें इंडेक्स में वाणिज्य बैंक साख है, सितंबर महीने की है। सितंबर महीने की साख देखिए कितनी करोड़ रुपए में, पहले हमारे ये थी 33,05,030 रुपये, 5,030 रुपये करोड़ हमारी साख थी। 37 लाख, 3 लाख सॉरी, 3,75,030 रुपये, 3,75,030 रुपये, ये हमारी क्या है? करोड़ रुपए हमारी साख थी। पहले साख क्या थी हमारी? साख की होती है वैल्यू, होती है हमारे पास, ये हमारे पास इतने पैसे हैं, और पहले कितनी थी? 3,43,000 थी उससे पहले। तो इसका मतलब हम आंकड़ों के द्वारा देखा जाए तो लगातार हमारी साख में वृद्धि होती जा रही, ये हमारे लिए, इकोनॉमिक के लिए शुभ संकेत जाते हैं। के बाद नेक्स्ट, अब देखिए सारांश को हम लोग पढ़ेंगे, सारांश को बाद में लास्ट में लिख के, यहाँ पर मैं सारांश नहीं पढ़ूंगा, जब हमारा टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग सारांश पढ़ेंगे। अब देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था में राजस्थान का योगदान, यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए प्रचलित मूल्यों पर, अर्थव्यवस्था का आकार प्रचलित मूल्यों पर अखिल भारत स्तर पर 232.15 लाख करोड़ रुपए है, जबकि राजस्थान में कितना है? 11,91 करोड़। अपन चर्चा की प्रचलित मूल्यों पर हमारे जीडीपी इतनी है राजस्थान की। भारत की जीडीपी में राज्य का योगदान प्रचलित मूल्यों पर 5.15% योगदान है। देखिए सरकार आधार वर्ष नहीं लिख रही है, प्रचलित वर्ष लिख रही है, ध्यान देना, क्यों लिख रही है आपको पता है। तो प्रचलित वर्ष, तो हमारी जीडीपी में प्रचलित वर्ष में कितना योगदान है भारत सरकार की? इसमें 5.51, क्योंकि प्रचलित मूल्य ज्यादा होता है, आधार वर्ष कम होता है। जीडीपी में विकास दर कितनी है? मूल्य आधार वर्ष 2011-12 के संदर्भ में भारत की जीडीपी में जो विकास दर थी 9.2%, और अभी हमने जब बात की थी तो कितनी निकल के आई? 11.04। ये आधार वर्ष में, आधार वर्ष में हमारी जो वृद्धि है राजस्थान को 11.04 है, और जबकि जीडीपी भारत की कितनी बढ़ती है?
9.2%। प्रति व्यक्ति आय प्रचलित मूल्यों पर 1,50,326 और राजस्थान में निकल के आ रही है प्रचलित मूल्यों पर 1,35,218 निकल के आ रही है। 1,35,218 हमारी प्रति व्यक्ति आय निकल के आई है और ये 21-22 के योगदान में हमारे कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट अगला साक्षरता दर, यहां से ये बड़ा सवाल होता है, नहीं पढ़े। भारत की साक्षरता दर है 73% है और राजस्थान की साक्षरता दर है 66.1%। को भी आप याद कर सकते हैं। राजस्थान की साक्षरता दर 66.1% और भारत की जो साक्षरता दर है वो 73% है। इसी प्रकार जन्म दर की बात करें, 2019 का डेटा है, 2021 का नहीं है, 2019 का डेटा है प्रति 1000 पर जन्म दर। और कभी पूछा जाए कितने पर निकाली जाती है, प्रति 1000 पर निकाली जाती है, पर 1000 निकाली जाती है। 19.17 है जन्म दर, राजस्थान की 23.37, अर्थात ये हमारे लिए चिंताजनक है। भारत की जो जन्म दर है उससे ज़्यादा जन्म दर है और ये जन्म दर लगभग 4 पॉइंट ज़्यादा है, 4 व्यक्ति ज़्यादा है। यानी 1000 पर 19.7 लोग जन्म लेते हैं और यहाँ पर हमारा 23.7 लोग जन्म, यानी 4 की रेट ज़्यादा है हमारे पास राजस्थान में। ये लीजिए कार्य भागीदारी, यानी उनकी कितनी योगदान है, कंट्रीब्यूशन है। तो देखिए भारत की जनगणना, भारत में पॉपुलेशन की जो कार्यशील जनसंख्या, कार्य भागीदारी मतलब कार्यशील जनसंख्या, तो कार्यशील जनसंख्या हमारे राज्य भारत की है 39.8, जबकि राजस्थान की कार्यशील जनसंख्या है 43.6। ये भी हमारे लिए शुभ संकेत है। इसको हमें क्या करना है, कार्यशील संख्या को बढ़ाते जाना, और जैसे जैसे कार्यशील संख्या बढ़ती जाएगी तो जीडीपी बढ़ती जाएगी। हमारी जीडीपी कम होने का एक कारण ये भी है कि राजस्थान मरुस्थलीय क्षेत्र है, इसमें हरा भरा हो जाता तो उत्पादन ज्यादा होता तो हमारा जीडीपी अच्छी खासी हो जाती। जैसे महाराष्ट्र और तमिलनाडु का जीडीपी हमसे बहुत ज्यादा है, गोवा का भी हमसे बहुत ज्यादा जीडीपी, उत्तर प्रदेश का भी जीडीपी, मध्य प्रदेश का भी जीडीपी। नेक्स्ट कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, तो भौगोलिक क्षेत्रफल 32,32,87,000 जो भी आगे है, और राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है और भारत का 3287। इसके बाद जनसंख्या की बात करें तो भारत की जनसंख्या 2001 की गणना के अनुसार 121.9 करोड़ है और जबकि राजस्थान की है 6.85 करोड़, 6.85 करोड़ है, 6 करोड़ 85 लाख यहाँ पर लोग रहते हैं। यहाँ सवाल आपसे पूछा जाता है राजस्थान की जनसंख्या कितनी, 6 करोड़ 85 लाख है, जबकि भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार 121 करोड़ रुपए। अब ये डेटा आपके बदल सकते हैं आगे जाकर, ठीक है, क्योंकि 2021 आ रही है, अब नए डेटा आ जाएंगे, तो इन डेटा को आप मत रटें, अगले डेटा रट के जाना। ये डेटा ये आप बिल्कुल ना पढ़ें। लिंग अनुपात 2011 के अनुपात हमारी 943 है भारत की, जबकि राजस्थान की 928 है, यानी भारत के मुकाबले हम लोग यहाँ पर गिरावट देखी जा रही है। 928 लिंग अनुपात है, जबकि कितने पर, 1000 पुरुषों पर, और भारत में 943 है यहाँ पर। अगला आधारभूत विद्युत क्षमता हमारी कितनी है मेगावाट, यहाँ पर 3,93,389 मेगावाट है, जबकि राजस्थान में 23,321 मेगावाट उत्पादन की क्षमता है। सड़क का घनत्व है 161.71 वर्ग किलोमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर नहीं 100 वर्ग किलोमीटर में कितनी सड़क है, यहाँ पर 161 है, जबकि राजस्थान में कितनी है 79.76। यहाँ यदि हम लोग फैक्चुअल सवाल की बात न कर कंसेप्ट की सवाल करें, राजस्थान का सड़क घनत्व कम क्यों है, उसके पीछे कारण आप दे सकते हैं, यानी 79.76 किलोमीटर ही हमारी सड़क का घनत्व है। किस पर निकाला गया है, 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर निकाला गया है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। और जबकि भारत का कितना 161.71 है, तो अभी राजस्थान को सुधार की आवश्यकता है। डाक और दूरसंचार की बात करें, मार्च 2021 में भारत में इतने 1,56,721 लोग डाकघर है हमारे यहाँ, और राजस्थान में जो डाकघर है सूचना के लिए काम में लिया जाता डाकघर, वो 10,287 है। दूरसंचार ग्राहक कितने हैं, भारत में दूरसंचार ग्राहक है 120 करोड़ लोग हैं, जबकि राजस्थान में 6.68 करोड़ है, अर्थात दूरसंचार हमारी लगभग जनसंख्या उससे जुड़ी हुई है, क्योंकि 6.85 था और ये 6.68 है,
थोड़ा बहुत परिवर्तन है, इतनी पॉपुलेशन नहीं जुड़ पाई है। अगला, अब अगला होगा जो हमारा अध्याय, अगला जो थर्ड पार्ट होगा आर्थिक समीक्षा का, अब वो होगा हमारा द्वितीय अध्याय से स्टार्ट करेंगे, कृषि और संबद्ध क्षेत्र। तो कृषि के ऊपर हम लोग विस्तृत भौगोलिक अध्ययन भी करेंगे और आर्थिक अध्ययन भी करेंगे। ये ज्योग्राफी के विद्यार्थियों के लिए और अन्य कंपटीशन वाले विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट कल फिर देखेंगे अगला टॉपिक्स, इस टॉपिक्स पर ही चर्चा करेंगे पूरा दिन। इस प्रकार हम एक एक अध्याय को सूक्ष्म